મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? મજામાં જ હશો. ચાલો આપણે 1 થી 5 એકમ સમજ્યા. હવે આગળ છઠ્ઠો એકમ સમજીએ. ગદ્ય 6 છે. आत्मकथा अंश. मेरी बीमारी श्यामा ने ली. उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी. जो आत्मकथा है वह आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं से ली गई. मेरी बीमारी श्यामा ने ली. अमिताभ के स्वर्गस्थ पिता हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा जो है उसका एक अंश है जिसे हमें आज समझना है. मेरी बीमारी श्यामा ने ली. लेखक जी हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वह सन 1907 ईस्वी सन में और निधन 2003 ईस्वी सन में हुआ था. हिंदी साहित्य जो है उसमें बच्चन का नाम अपनी कृति से अमर हो गया और विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया उसने. बच्चन एक विशिष्ट सृजनकार रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में, उसके पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा के रूप में और आकाशवाणी रेडियो और 2-1 अन्य स्थलों पर ऐसे बच्चन जी ने अपनी सेवा प्रदान की. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य माना और प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला जो सबसे बच्चन जी की एक सुंदर रचना है, जिनके द्वारा उन्होंने मधुशाला की सभा, उनके द्वारा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में मिलता है. लोग बड़ी संख्या में उनकी मधुशाला का जब वह ऐसे व्याख्यान कर रहे होते हैं तो उस समय उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉन पेर्स नामक कवि के समग्र वाग्मय में पीएचडी किया उन्होंने. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. कई पुरस्कार भी ऐसे मिले थे, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण की आदि पदवी जो है वह भी प्राप्त की. तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, और दूसरी है इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर ऐसे बनी हुई है. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो सबसे बड़ी बात, क्या भूलूं क्या याद करूं, समझना है हमें. क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके साथ तीसरे 3 भाग जुड़े हैं. नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये शीर्षक से 4 खंडों में लिखी ऐसे बच्चन जी की आत्मकथा है. मुख्य 4 खंड है, उसमें एक हिस्सा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया. यह मेरी बीमारी श्यामा के ली, ऐसी बात उसकी आत्मकथा का अंश में हमें समझना है. तो बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम है श्यामा, जो शरीयत में एक आदर्श जीवन संगिनी, जीवन साथ निभाने वाली, आदर्श जीवन जीने वाली एक स्त्री पात्र हो गई. श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी. समझना है हमें. जो सेवा करते करते ले गई. श्यामा बच्चन जी की सेवा करते 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 उनकी बीमारी को लेकर चल बसी. बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है. तो हमें यहाँ श्यामा की बीमारी ऐसे जो थी उसके आधार पर यह आत्मकथा का एक हिस्सा जो है उसमें हमें श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण यहाँ हमें समझने को मिलता है. तो दूसरी ओर कवि की भावुकता, भावुक हृदय जो है, संवेदनशीलता जो है, वह भी प्रकटीकरण हुआ है. क्या भूलूं क्या याद करूं,
हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, जिसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो हमें समझना है यहाँ पर कि स्वर्गस्थ ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ के पिताजी हैं, जो दारुण्य गरीबी में जी रहे थे, और वह गरीबी के समय पर कि उसके जीवन पर जो आपत्ति आई, एक बीमारी का प्रसंग आया, घर चलाने के लिए जो मुसीबत आन पड़ी थी, उनकी बात अपनी आत्मकथा में, जैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में सब कुछ लिखा है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में ऐसे बच्चन जी ने अपने जीवन की गाथा जो है वो अपनी आत्मकथा में लिखी, जिसका एक हिस्सा भाग जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हम आगे समझे। लेखक जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से नहीं था। दुलार करना, प्यार करना, लाड करने वालों में से नहीं थे वे। सच कहे न तो बीमारियों के प्रति, बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय थे। बच्चन जी बीमारी जो आती थी उसके प्रति निडर थे, कोई भी प्रकार का उसे भय नहीं था। शायद गांधी जी का एक लेख पढ़ा जिसमें बीमार होना अपराध है, बीमार जो हम होते हैं वो अपराध माना बच्चन जी ने, और हमें जो शरीर दिया है उसे हम स्वस्थ न रखे, उसे हम सेहत अच्छी बना न रखे तो हम अपराधी तो है ही। बहुत सुंदर बात। ऐसे गांधी जी के विचार जो है वह ऐसे बच्चन जी ने पढ़े और अपने जीवन में उसे लाने का प्रयत्न जो किया। इस तर्क को कुछ और आगे ले जाते हैं बच्चन जी। अपराधी जो है उसको दंड देना चाहिए। मुझे कभी कभी छोटी मोटी बीमारियां होती थी, उसमें लेखक बच्चन जी को जो बीमारी होती, ध्यान से हमें याद रखना है, जुकाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द जैसी बीमारियां जो है उस समय वे खाट पर लेटते नहीं थे, खाट पर, चारपाई पर वह सोते नहीं थे और अपना काम जो है ना वह लेते थे। बीमारियों के समय वह काम लेते थे, नहीं कि वह सो जाए, नहीं कि वह आराम करे, ऐसा कुछ उन्होंने बीमारी के वक्त पर एहसास नहीं किया। मुझे बुरे भट्टे बुखार, बहुत तेज बुखार, बुरा भट्टा मतलब बहुत तेज बुखार था। बुखार એટલે ગુજરાતીમાં આપણે समझिए ताव। तो बहुत ऐसे तेज बुखार जो था उसमें रात की ट्यूशन, बच्चन जी ट्यूशन कराते थे। रात की ट्यूशन पर जाने की उसे याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में जोर से पढ़ाते, बुखार में ज्यादा वो काम करते हैं और पढ़ाते, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है, सोचा बच्चन जी ने। बहुत सुंदर विचार है उनके, है कि बीमारी जो है ना वो अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी मतलब हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगा, गरीबों को उसे ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन ऐसे लिखने में तो ऊंचा बुखार बच्चन जी को भी बना हुआ था, लेकिन सहायक वह बुखार जो है बच्चन जी को अपने जीवन में सहाय देता है, प्रेरक बनता है, प्रोत्साहक लगा। और एक तरह की आग, जो तेज बुखार आग के रूप में बना हुआ था, जिससे उसके जीवन की अनुभूतियां जो है वह अनुभूतियां में और ताप आया, और तेज आया, और जिसमें गल पिघल कर ऐसे बच्चन का हृदय जो है ना ढलता गया। एक तरफ भट्टी, आग की भट्टी, तेज बुखार जो है उसमें बच्चन जी के विचार जो है, उनके भाव जो है, उनकी कल्पनाएं जो है, जो सुंदर विचार भाव कल्पनाएं ऐसे उबल कर उछलित करती थी, उबल कर बाहर आती थी। न आराम करना, बस यह बीमारी के समय भी कुछ काम करने की जिज्ञासा जो है बच्चन जी के जीवन से जुड़ी थी। बच्चन जी ने बताया कि मैं बुखार में भी ऐसे जबरदस्ती लिखता था। बुखार के समय लिखने का काम जो है बच्चन जी ने करना चाहा। अगर मैं लिखना चाहता ना तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं था, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट बुखार नहीं था। बस बुखार को उन्होंने अपराध माना है, बीमारी को अपराध माना है, गांधी के विचार को जीवन में उतारना चाहा है। हल्के बुखार में तो सब काम जो है ना वह हस्तमामूल हो जाते थे, मतलब कि नित्य के नियम के मुताबिक हो जाते। बुखार में नित्य
जो स्वस्थ होकर जो काम कर रहे ऐसा काम बुखार के समय बच्चन जी ने करना चाहा। कोई मेरा बदन छूकर कभी मुझे कहते, शरीर को छूकर कोई उसे बताता कि बुखार है तुम्हें, तो जल्दी से तुरंत बच्चन जी उसे जवाब दे दे, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। इतना बड़ा विश्वास जो है, इतना बड़ा अपने शरीर पर ऐसे आत्मलंघन जो है ना, वह उसके जीवन में जुड़ा हुआ था। शायद लेखक जी ने, बच्चन जी ने ऐसे किपलिंग जो है, जो अंग्रेज एक साहित्यकार है, अंग्रेज लेखक है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी किपलिंग को अपना बुखार था ना, तो उसे भी काम करना पड़ता था, और जब वो बुखार में होते ना तो अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे। किपलिंग बुखार में काम करते थे और अच्छी अच्छी कहानियां जो है, अच्छा अच्छा साहित्य जो है लिखने का काम किपलिंग ने किया। ऐसा बच्चन जी ने किपलिंग अंग्रेजी साहित्यकार लेखक जो है उसकी बात सुन रखी थी। बुखार में कम लिखने की लेखक बच्चन को भी बहुत कम याद है कि बुखार आया और मैंने कम लिखना चाहा। नहीं, बुखार के समय तो ज्यादा काम करने की जागरूकता जो है उसकी बनती थी। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय न दे पाए, लेकिन उसे याद है कि जब दो चट्टाने नाम का साहित्य जब लिख रहे थे, उस समय ऐसे बच्चन जी के जीवन में ऐसी बात बनी कि सबसे बड़ी कविताएं सांत्र, यानी कि एक जर्मन फ्रेंच साहित्यकार जो है सांत्र, उसका नोबेल पुरस्कार, जर्मन फ्रेंच साहित्यकार ने अपना नोबेल पुरस्कार भी ठुकरा दिया था। ऐसी बात भी पढ़ी। बुखार बीमारी के समय की बात है। दो चट्टान जो बच्चन जी लिख रहे थे, अथवा सिसिप्स, बरकस, हनुमान जैसे प्लूरिशी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बच्चन जी ने ऐसे दो चट्टान नाम का साहित्य जो है और प्लूरिशी नाम की जो उसे बीमारी हुई, प्लूरिशी मतलब फेफड़ा जो है, उस फेफड़ों में पानी का भरना, फेफसा में पानी भराव, ये प्लूरिशी नाम की बीमारी बच्चन जी को हुई। और वह बीमारी के समय भी उन्होंने ऐसे साहित्य लिखना ऐसे चाहा। बहरहाल हर हालात में बच्चन जी ने देखा, जवान थे, बीमारी उसे पराजित न करती थी, लेकिन अपनी जिद जो थी उससे बीमारी को पराजित कर दिया था। बुखार सुखार कितने दिन चला। विश्राम तिवारी ने कहा, मार के पीछे भूत भागे। समझना है, कहावत के रूप में है कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना, मार के पीछे भूत भागे। तो ऐसा विश्राम तिवारी जब ऐसे बच्चन जी को कहते हैं, तो बच्चन जी ने वह प्रयोग को सिद्ध करना चाहा और बताया, काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम करें हम तो हमारा बुखार जो है, हमारी जो ना तंदुरुस्ती है ना, वह चली जाती है। ऐसी बात सिद्ध करके ऐसे विश्राम तिवारी को बच्चन जी ने अपना जवाब दिया। यह बुखार जो बच्चन जी को हुआ तो मामूली नहीं था, तूफान से भी ज्यादा यह ऐसे उसे हिलोर ले रहा था, झकझोर रहा था, परेशान कर रहा था। और जो बुखार शांत होने से पहले मुझे बहुत बड़ा झटका जो है दे गया। स्कूल बंद था, काम कर रहे स्कूल ट्यूशन का बच्चन जी, स्कूल बंद था जो आज बंद है, और ट्यूशनों पर मैं जाता था। ट्यूशन सिर्फ जाने का काम उसका जारी रहा। उनकी आमदनी की जरूरत थी, ट्यूशन जाए आमदनी आए तो उनकी जरूरत अपने घर चलाने में, अपनी थोड़ी सी जो बीमारी है उनके लिए थोड़ी सी कोई दवाइयां जो है वह लाने में जरूरत बनी थी। किताबों की बिक्री जो अभी नियमित नहीं थी, जो किताब लिख रहे हैं, बीमारी में पड़े पड़े किताब लिख रहे हैं, उनसे जो बिकाई हुई किताब की, उनकी नियमित आय जो है, आमदनी जो है नहीं बनती थी। कर्ज अपने सिर पर चढ़ा हुआ था, बोझ बढ़ गया था, सिर पर कर्ज बेऊ वधी गयु हतुं। बुखार 10 दिन चला। समझे ध्यान से, कितना लड़ते हैं बच्चन जी अपने जीवन में, अपनी दारूणी अवस्था में। 10 दिन, 20 दिन, महीने भर चला, 2 महीने चला। ऐसे करते करते जुलाई का माह जो आ गया, तब तक लंबे अरसे तक उसके जीवन में यह शरीर की बीमारी बुखार की जो है ना वो बनी। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना पड़ता, और बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं,
सुबह बुखार कुछ नहीं शरीर में, लेकिन शाम हो जाए तो 101 अंश 102 अंश के बीच का बुखार शरीर में आ जाता। ऐसी परिस्थिति बच्चन जी में बनी थी। कमजोरी बुखार के कारण दिन ब दिन घटती जा रही थी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, कमजोर हो रहे थे। कभी कभी धीमी खांसी आती, दवा शौकिया दवा बांटू जो दवा बांटने वाला एक होम्योपैथिक जो है ना वो कर रहा था, उसकी दवा। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी है? कहीं सच्च बात जो है वह बता देने की बात जो है मैंने बताया, कोई वो बात बोले, सरस्वती यानी कि विद्या जो है वो बैठी हुई है, वो जो बोले और सच हो, ऐसी बात बच्चन जी ने अपने जीवन में एहसास की। श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। समझिए अब ध्यान से, बच्चन जी को बुखार नहीं हट रहा है, लंबे अरसे तक बुखार रहा, लंबे समय तक रहा। जैसे वहां पर अपनी पत्नी श्यामा जो है वह तो बीमार है ही, लेकिन ऐसे समय पर बच्चन जी ने बताना चाहा कि मैं श्यामा का बीमारी जो है ना वह लेने जा रहा हूँ, उसका बुखार में ले जा रहा हूँ। बैठी तो है, कितना अच्छा है, श्यामा बीमार है और बीमार होकर जिंदा तो है, बैठी तो है, बहुत अच्छा है। मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। फिर जिसने पिछले 6 वर्षों से, समझे, 6 वर्षों से अपने इच्छा बल से ऐसे ज्वर मुक्ति नहीं जानी, यह बीमारी जो है उसे मात न कर पाई। 6 वर्षों से बीमार है श्यामा, और श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर, श्यामा को अपने पति बच्चन जो है हरिवंश राय जी जो है उसकी बीमारी भीतर ही भीतर कोरी खाई जा रही थी, चिंतित कर रही थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति से अपने को स्वस्थ कर लिया। श्यामा 6 साल से बीमार है, लेकिन एक पतिव्रता नारी है जिन्होंने ऐसे अपने को 6 साल से बीमार होकर भी अपने आप को स्वस्थ मान लिया कि कहीं मेरी चिंता जो है, मेरी बीमारी की चिंता पति को न हो जाए और वह ज्यादा बीमार न हो जाए, ज्यादा वह चिंतित न हो जाए, जिसके कारण श्यामा ने अपनी बीमारी को ऐसे स्वस्थ करके हुए चिंता न बने, इसलिए अपने आप को स्वस्थ है ना ऐसा समझना चाहा। उसके अलावा मेरी बीमारी का किसी को पता नहीं था। बच्चन जी बीमार थे वो किसी को पता नहीं था, क्योंकि सारे काम बीमारी के होते हुए भी सामान्य रूप से किए जा रहे थे। और गर्मी हो तो थोड़े बड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास अपनी परीक्षा करवाने की बात बताई। पत्नी श्यामा बीके मुखर्जी डॉक्टर जो है उसके पास पति को जाने के लिए बोलते हैं, उसका इलाज करवाने के लिए, उनका स्वास्थ्य दिखाने के लिए, बताने के लिए बोला। लेकिन बच्चन जी जो है उसकी परिस्थिति ऐसी बनी थी जिससे उसने टाल मटोल किया। उसे कुछ ऐसे न जाने की बात टाल मटोल के रूप में बताई तो पत्नी श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अचूक ऐसे उन्होंने स्थिर बताया और बताया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं, जब तक बच्चन जी डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास नहीं जाएंगे तब तक वह खाना न खाएगी, तब तक वह खाना न खाएगी, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अचूक वचन कहे उसने, अचूक वचन का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र तो पति को वचन को मानना पड़ा। मुखर्जी का भय था, डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। और मुखर्जी के पास जाने के पश्चात मुखर्जी डॉक्टर जो है उसे भय लगा कि शायद क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय यानी टीबी, क्षय का इन बच्चन जी पर आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, उपाय जो है लिख दिया, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर, चिंता रहित होकर पूरी तरह आराम करने के लिए कहा। लेकिन बच्चन जी आराम करने में तो मानने वाले नहीं थे। बच्चन को बुखार हो तो भी वह काम करने की बात उससे जुड़ी थी। और फिर नुस्खा जो लिखा डॉक्टर मुखर्जी ने, वह मौत का परवाना लगा, वह ऐसे मृत्यु का कारण लगा उसे। और मेरी विदा का समय आ गया, चिंतित हो गए बच्चन जी, मौत का कारण बनने लगा। नुस्खा इतना बड़ा था और वह नुस्खे को लेकर बच्चन जी चिंतित हुए कि कहीं मेरी विदा का समय आ गया। चिंता बढ़ गई उसकी, क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था यह? क्या इतना ही गाने गुनगुनाने, इतना श्रम संघर्ष करने, इतना दुख संकट उठाने के लिए मैं आया था? स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी। स्वागत जीवन का है, जवान होकर भी अब विदा होने की तैयारी। ऐसे
उनके जीवन में दिखाई दी, मृत्यु का निकट दिखाई दिया, लेकिन ऐसे फिर उसने बंद लगी होने खुलते मेरे जीवन की मधुशाला, मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी। बच्चन जी ने अपनी भविष्यवाणी स्वयं बता दी, सबसे मर्म वेदी, सबसे दिल की बात को प्रश्न करने वाला था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य, मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, श्यामा बीमार है, 6 साल से बीमार पड़ी है, तो क्या उसके नसीब में विधवापन लिखा हुआ है? वह भी चिंता उसको ऐसे होने लगती है। मरने का बच्चन जी को डर नहीं था, कठिन भी नहीं लगा मरने का, लेकिन कठिन लगा मरने के पहले जीना जो है वह बहुत समझने की बात है। मरने के पहले ये परिस्थिति में जीना जो है, बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो मरने से पहले जी रहे होते हैं, बिस्तर में होते हैं, गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं, उसे जीना कठिन लगता था। मरने की बात उसके जीवन में कोई ज्यादा दुख की नहीं होती, ऐसी बात बच्चन जी के जीवन में भी आन पड़ी थी। पूरे आराम का अर्थ होगा ट्यूशन छोड़ दूं। भाई मुखर्जी ने बताया आराम करे आप, तो ट्यूशन छोड़ने की बात सोची, स्कूल से छुट्टी ले लू, ज्यादा लेवू, स्कूल से ज्यादा छुट्टी में लेवू तो तनख्वाह लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तनख्वाह नहीं मिलेगी और छुट्टी ले लू, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर की आमदनी तो बंद हो जाएगी, छुट्टी लेंगे तनख्वाह लिए बगैर, आज ऐसा हाल बना हुआ है। तो ऐसे समय पर ऐसे घर का खर्चा जो है वो कैसे चलेगा। शालिग्राम जो बच्चन जी का छोटा भाई है, वह केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला पाएगा, कल उनकी बदली हो जाएगी, कल यहाँ से वह दूसरे शहर में हो जाएगा, तो एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगा, महंगी महंगी जो उसके इलाज की दवाएं हैं कहाँ से आएगी, और किताब जो लिख रहे हैं बच्चन जी उससे आमदनी अनियमित हो जाएगी, अनिश्चित है, किताब तो बिक नहीं रही है, समय से न बिकती तो उसका चलता परिवार का गुजरान हो पाता, लेकिन कर्ज भी उसके सिर पर चढ़ा हुआ है जो कम नहीं है। ये सारी चिंताओं के बीच बच्चन जी जो है बीमारी से लड़ने के लिए तैयार थे, उसे चिंता नहीं है। श्यामा ने बीमारी सुनी तो कांप उठी, थरथरा उठी, कंपित हो गई, पर तुरंत संभल भी गई। श्यामा समझदार है, खुद 6 साल से बीमार होकर भी अपने पति को चिंतित नहीं देखना चाहती, दृढ़ भी मजबूत हो जाती है, और जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया, पल भर में ऐसा एहसास कर लिया कि उसका कांपना ऐसे बच्चन जी अपना पति जो है ना सह न पाएगा। बहुत सारे किस्सों में ऐसी बात बनती है, जो ऐसे वह दुख सह न पाएंगे, ऐसी स्थिति श्यामा ने देखी और अपने आप को संभाल लिया। इस खबर से यह सारा खबर जो है वह बच्चन जी के पिता और माता जो है उसे लगा, उसे ख्याल हुआ तो उसको लकवा सा मार गया। वह भी बहुत बड़ी चिंता करने लगे, अपने बेटे की हाल देखी, सुना और चिंतित हो गए बच्चन जी के माता पिता। पिताजी धैर्यवान धीरजवान व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा, बहुत बड़ी सांत्वना जो है, बहुत बड़ा ढाढ़स जो है पिता ने हरिवंश राय को दिया। समझे क्या कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे इलाज के लिए चिंता न करो, हम अपना घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। जो घर एक माता और पिता ने अपने बुढ़ापे के समय पर रहने के लिए बनाया था, वो अपने बच्चे के इलाज के लिए माता पिता घर भी बेचने के लिए तैयार हुए। बच्चे की सांत्वना जो है उसे बढ़ाया। शालिग्राम छोटा भाई जो है असमर्थता की एक उसास श्वास लेकर रह गया, असमर्थ है, ये सारी बातों में असमर्थ है, उसे कुछ भी न हो पाने वाला है, लेकिन एक हिम्मत वाला है, बल वाला है, विचार वाला है, अद्भुत जिसके अंदर भाव है, ऐसे बच्चन जी थे, बड़े भाई थे। कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। अब नुस्खा जो लिखा है डॉक्टर मुखर्जी का, उसे संभालना तो पड़ेगा, ठीक तो होना पड़ेगा, जिसके बल पर स्कूल ट्यूशन और स्कूल जो है उसे छुट्टी ले लेते हैं। किताब की बिक्री जो है, किताब जो बिकाई कर रहे थे उसके कुछ रुपये पड़े थे, जमा कर बचा रखे थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया, बिस्तर पर लेट जाते हैं।
श्यामा की सेवा जो है साकार हो गई। श्यामा उसकी सेवा, बीमार होकर भी सेवा कर रही है, कुछ सांत्वना दे रही है, कुछ ऐसे भाव श्यामा के अंदर बने थे जो सेवा के रूप में बच्चन जी को दिखाई दिए। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम करने के लिए बताया था। निश्चिंत, तो ऐसी बीमारियों में चिंता करे तो बीमारी बढ़ेगी, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी ने उसे चिंता न करते हुए आराम करने के लिए बताना चाहा। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय कहाँ था, बहुत कुछ करने को उसके सामने खड़ा था, तो चिंता का समय जो है वो बच्चन जी के पास नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। बहुत सुंदर बात बताई बच्चन जी के जीवन की कि अब उसके जीवन में चिंता ही चिंता करने की थी, चिंता ही चिंता करने की बची थी। बाकी कुछ समय नहीं था कि वह कुछ और सोचे। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। अब बच्चन जी के जीवन में जो चिंता सबसे बड़ी है वह उसके सिर पर चढ़ा कर्ज जो है, देवा जो है ना, उसकी थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज को किस्ते जो है ना वह जानी, कर्ज की रकम जो है, कर्ज के पैसे जो है ना वो तो मुझे चुकाना ही चाहिए। बस उसकी नियमित अदायगी, नियमित पैसे चुकाना के साथ मेरी साख जुड़ी है, इज्जत जुड़ी है, प्रतिष्ठा जुड़ी थी, और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अपनी पर चढ़ा हुआ कर्ज जो है वह चला जाएगा तो मेरे मरने से पहले मेरी मौत। मतलब कि लेखक जी जो बच्चन जी है वो गंभीर परिस्थिति में जी रहे इस समय, तो उसके मरने से पहले उसकी मौत हो जाएगी। मतलब कि उसे अपने कर्ज की चिंता थी जो अपने सिर पर चढ़ा हुआ था। जो कर्ज की बात आगे की जो है वो आगे की वीडियो में हम समझेंगे।